हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं जीनियस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ में महत्वपूर्ण सूत्र जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको सूत्र याद होंगे तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे और अच्छे नंबर लाने के लिए हमें सूत्र को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, समय गवाते नहीं हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इसको मैं प्रश्नावली के हिसाब से आपको सूत्र बताऊंगी। हर प्रश्नावली का उसका अंक भार कितना है और सूत्र कहाँ कौन से सूत्र उपयोगी हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रश्नावली हमारी है वैदिक गणित। वैदिक गणित हमारी पहली प्रश्नावली है और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। वैदिक गणित में दो ही सूत्र हैं, एक तो है वर्ग का और दूसरा है घन का, यानी वर्गमूल और घनमूल। दो चीजें ज्ञात करनी है। दो सूत्र हैं इस प्रश्नावली के। वर्गमूल का सूत्र क्या है आप देखिए, अगर उपाधार अंक से चलेंगे तो उपाधार अंक, पहले उपाधार अंक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे संख्या प्लस विचलन। तो ये सूत्र हो जाएगा उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन। ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। दूसरा है घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी अगर उपाधार अंक है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे उपाधार अंक। अब उपाधार अंक का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो उपाधार अंक का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। तो उपाधार अंक, सॉरी यहाँ हो जाएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। आगे हो जाएगा ऑब्लिक उपाधार अंक, इसके बाद हम कर देंगे गुणा 3 गुणा विचलन और स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो यह सूत्र है वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने का। अगर उपाधार अंक नहीं है तो किताब में सीधा भी दिया है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। उपाधार अंक आपको दिया है तो उपाधार अंक आप लिखेंगे। दूसरी प्रश्नावली जो है संख्या पद्धति, वो हमारे कोर्स से हटा दी गई है, जो 2021 की बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन ये सूत्र आगे की जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे उनके लिए उपयोगी हैं, तो वो भी ध्यान से देखें। अगली तीसरी प्रश्नावली हमारी है बहुपद। अब देखिए, ये जो वैदिक गणित प्रश्नावली थी इसका तो अंक बार है 5, यानी कि 5 नंबर सिर्फ ये छोटे छोटे सवालों के आपके आने वाले हैं। तो 5 नंबर आप आराम से ले सकते हैं ये दो सूत्र याद करके, इसके सवालों का अभ्यास करके। अगली है बहुपद, जिसमें हम देखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगी आप देखिए। द्विघात समीकरण को बनाना है तो हम समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब हमारे इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल भी ज्ञात करना है। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल, सबसे पहले देखिए शून्यकों का योग और यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योग क्या करेंगे, तो माइनस b बटा a और गुणनफल हो जाएगा c बटा a। तो यहाँ पर b और c यहाँ पर दे रखा होगा समीकरण में, वहीं से आप करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब द्विघात समीकरण कैसे बनेगी उसको देखिएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, द्विघात समीकरण की रचना करनी है तो द्विघात क्या होगी, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, द्विघात हो जाएगी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये आप समीकरण जब यहाँ से करेंगे हल, तब ये समीकरण हल हो जाएगी।
आगे देखिए, द्विघाती सूत्र जो है श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र भी इसको कहते हैं। श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र इसको कहते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस बी, यहाँ पर एक विविध कर भी दिया होगा, वो भी आपको बताऊंगी। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर लगेगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर विविध कर की बात करें तो ये जो विविध कर होगा ये वाला होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं विविध कर, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होगा विविध कर। तो इस प्रश्नावली के ये सूत्र हैं बहुपद के। अब बहुपद की प्रश्नावली और इसके अगली प्रश्नावली जो मैं आपको बताऊंगी समांतर श्रेणी तक, मतलब तीसरी, चौथी और पांचवी। तीसरी होगी बहुपद, चौथी है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पांचवी है समांतर श्रेणी। तो ये तीनों प्रश्नावली मिलाकर 13 अंकों की आएगी। तो इसमें से आपका जो बहुपद की प्रश्नावली से सवाल आने वाला है वो है ये शून्यकों का योग और गुणनफल का सवाल आएगा। तो आप इस दोनों सूत्रों को अच्छे से हल कीजिए। एग्जाम्पल अच्छे दे रखे हैं, मोस्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे देखिए, चौथी प्रश्नावली हमारी है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि 6 नंबर इसका ग्राफ का एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ समीकरण लिखी हुई है। समीकरण किस टाइप की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक समीकरण ऐसी है। दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ दो समीकरण दे रखी होगी, दोनों में आपको x और y के मान रखने हैं। या आप x के मान रखेंगे तो y का ज्ञात करेंगे और y का रखेंगे तो x का ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनेगा तो किस टाइप का होगा, अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 है तो इसका तो हल आएगा अद्वितीय और ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं बनेंगी। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 है, तीनों ही बराबर हैं तो कोई हल नहीं है और समांतर रेखा में ग्राफ बनेगा। और तीसरी शर्त है, ये तीनों शर्तें हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ पर देखिए c1/c2। तो आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा इसका अनंत हल, सॉरी यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यहाँ इसका होगा अनंत हल और ये ग्राफ बनेगा, संपाती रेखा बनेगी। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 है तो आपका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेद रेखा। a1/a2 बराबर b1/b2 तो है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ कोई हल नहीं निकलेगा और समांतर रेखा बनेगी। और अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा, वो संपाती रेखा में आएगा। तो ये इसमें से 6 नंबर का एक ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये समीकरण को सॉल्व करना अगर किसी को नहीं आता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, समीकरणों को कैसे हल करते हैं और ग्राफ को कैसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5 की ओर। प्रश्नावली 5 हमारी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पेज के वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। समांतर श्रेणी में अब जो कोर्स कम हो गया है 2021 की परीक्षा में संशोधित पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पर बहुत ही इसको शॉर्ट कर दिया गया है। तो इसमें आपका आएगा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो देखिए समांतर श्रेणी, इसका nवां पद, तो nवां पद का सूत्र क्या है, a प्लस n-1 गुणा d। तो ये है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, a प्लस n-1 गुणा d। अब अगर अंतिम से nवां पद ज्ञात करना पूछे तो यहाँ लिख देंगे हम अंतिम से nवां पद। अंतिम से nवां पद ज्ञात करेंगे तो आप यहाँ करेंगे an, क्योंकि अंतिम से nवां पद ज्ञात करना है। an के बाद हो जाएगा n-1 गुणा d, तो ये हो जाएगा an-n-1 गुणा d। अंतिम से nवां पद ज्ञात करना है। तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी। इसके पहले हमने पढ़ा है बहुपद,
तो ये जो तीनों प्रश्नावली हैं वो आपको मैंने बताया 13 नंबर की प्रश्नावली है और मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, क्योंकि ग्राफ बनाओगे तो 6 नंबर तो ग्राफ के ही आ जाएंगे और समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का जो सवाल आएगा वो ये बहुत ही अच्छा सूत्र है a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी लगभग 4 या 5 नंबर का सवाल आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है त्रिकोणमिति। 3 प्रश्नावलियां दे रखी है त्रिकोणमिति में 6, 7 और 8। तो तीनों प्रश्नावलियां जो आप त्रिकोणमिति की देखेंगे 12 नंबर की प्रश्नावली है। आगे देखते हैं इसके सूत्र, इसकी सारणी मैंने बना रखी है, आप देखिए वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये है त्रिकोणमिति अनुपात, छठी प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति अनुपातों में हमें अनुपातों को ध्यान रखना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, देखिए इसकी इस प्रश्नावली में सारणी से संबंधित सवाल आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आपको ऐसे याद करना है साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब सारणी कैसे बनेगी, तो आप देखिए अनुपात होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर इस प्रकार सारणी बनती है अनुपातों की। सारणी बनाने का वीडियो मैंने पहले बना रखा है कि सारणी किस प्रकार बनाई जाए। अगर आपको सारणी बनाने में दिक्कत है तो आप साइन थीटा का जो एक पहली पंक्ति का मान आप याद कर लेंगे तो भी आपकी सारणी का मान आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो साइन 30 डिग्री का मान हम देखेंगे ये हो जाएगा 1/2। फिर 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का मान होता है 1। तो ये आप पहली लाइन को याद कर लेंगे तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी लाइन आराम से आएगी। दूसरी लाइन क्या होगी, साइन का उल्टा होता है कॉस, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब देखिए टेन थीटा है तो इन दोनों का भाग लगा दीजिए, तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। टेन किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है, तो टेन का रिवर्स करेंगे कॉट आ जाएगा। और सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो इसका उल्टा मान लिखेंगे, कॉस का मान तो सेक का आएगा। और साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। इस प्रकार ये सारणी तैयार हो जाएगी। तो त्रिकोणमिति अनुपात इस प्रश्नावली में सिर्फ सारणी से बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि आपको सारणी आती है तो आप सारणी में थीटा का मान रख के आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। अगली प्रश्नावली अपनी है 7वीं त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। इसमें है कुछ फॉर्मूले, समीकरण दे रखी हैं, जो समीकरण को आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको ये प्रश्नावली भी बहुत ही आसान लगेगी। इसमें थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा हैं, लेकिन इनको समझने से पहले आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि अगर अंडररूट आएगा, छठी प्रश्नावली में अंडररूट का स्क्वायर आएगा, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इस टाइप का आएगा, तो स्क्वायर को हम कैसे हल करेंगे। देखिए अगर आपको पूछा है √2 गुणा √2, तो आप इसको क्या कर देंगे, √2 गुणा √2, यानी कि √2 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया है √2 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इसका मान आ जाएगा 2, क्योंकि कोई भी संख्या अगर अंडररूट में है, कोई 2 संख्या है, सम संख्या है, घात इसकी सम में है, तो ये अंडररूट हट जाता है, यानी कि √2 गुणा √2 हो जाएगा 2। इसके बाद आप देखिए जैसे √3 का स्क्वायर आपको पूछा है तो भी आप करेंगे √3 गुणा √3, तो इसका मान आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अगर आपको, ये तो गुणे की बात हो गई, अब अगर आपको जोड़ करने को बोला है, यानी कि आपको बोला है √3 प्लस √3, सॉरी √3 प्लस √3, गुणे में तो आपने कर दिया, तो यहाँ पर आप करेंगे 2√3। कैसे होगा, देखिए √3 प्लस है, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है क्योंकि घात नहीं लग रही है, तो यहाँ पर √3 कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 गुणा √3 आप कर लेंगे। ठीक है, आगे आप देखिए जैसे x प्लस x 2x होता है, वैसे ही यहाँ पर √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा। आगे देखिए जैसे √2 का घन किया तो आप कर देंगे √2 गुणा √2 गुणा √2। आप देखिए 2 तो 2 हो जाएगा और √2 अकेला बच जाएगा, तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा 2 √2।
ठीक है, ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब है सर्व समीकरणों की बात है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण की बात कर रहे थे हम। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये जो डिजाइन बनाई है इसी के आधार पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपको सूत्र रटने नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, और फिर इस तरह आप डिजाइन बना लीजिए। मतलब ये दोनों जोड़े बनाएंगे तो आपको ये सूत्र भी याद हो जाएंगे। साइन थीटा किसका है, उल्टा है, तो 1 कोसेक थीटा, ये याद रखना है। अब अगर कोसेक थीटा की बात आई, ठीक है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। इसके बाद अगर क्या होगा, फिर कोस की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे हम करते हैं कोस थीटा की बात। कोस थीटा किसका उल्टा है, सेक का, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। और अगर सेक थीटा की बात आई तो 1 कोस थीटा। ठीक है, आगे टेन थीटा की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे टेन थीटा है। टेन थीटा किसका उल्टा होगा, तो कॉट थीटा का, तो 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा की बात करेंगे तो 1 टेन थीटा आ जाएगा। तो ये आपको ये 6 फॉर्मूले दिखे, एक्चुअली ये 3 ही हैं, इसको आपको उल्टा कर देना है। यानी कि साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, तो कोसेक का बात आएगी तो 1 साइन कर दीजिए, साइन का पूछा है तो 1 कोसेक कर दीजिए। इसी प्रकार आगे भी हो जाएगा। एक और चीज़ आएगी, टेन थीटा की बात आएगी। टेन थीटा बराबर हो जाता है, क्या होता है, हमने क्या किया समीकरण सारणी बनाने के लिए, साइन बटे कॉस, तो टेन थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। इस अगर आपको या साइन निकालना है या कॉस निकालना है, टेन दिया तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हल कर सकते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा का मान आ जाएगा कोस बटे साइन। तो टेन किसका उल्टा है, कॉट का, मैंने आपको बताया। टेन थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान तो हो जाएगा साइन बटे कॉस, और कॉट थीटा का मान हो जाएगा कोस बटे साइन। तो जो उल्टा है उसको याद रखना है, कौन किसका साथ में है। ये तो थी सर्व समीकरण के कुछ फॉर्मूले आपको मैंने बताया छोटे छोटे। अब सर्व समीकरण हमारी दे रखी हैं, 3 सर्व समीकरण दे रखी हैं, और 3 से आप उसको 9 फॉर्मूले बना सकते हैं। यानी कि पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि एक से आपको 3 सर्व समीकरण बन गई। दूसरी आप देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर है, अब आपको सेक यहाँ रखना है तो ये 1 है जो यहाँ माइनस में चला जाएगा। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपके बुक में दे रखी हैं, यानी कि 1, 2 और तीसरी आपको मैं बता देती हूँ। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये 3 सर्व समीकरण याद करनी है। इसको आप पक्षांतरण करके दूसरी आप दोनों की बना सकते हैं। तो ये हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको इसमें सारणी याद रखनी है क्योंकि सारणी बेस्ड के क्वेश्चन आएंगे 2-2, 3-3 नंबर के। फिर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में एक सर्व समीकरण संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें बड़ा प्रश्न आएगा वो है ऊंचाई और दूरी। इसी का तीसरा पार्ट है त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी, हमारे 8वीं प्रश्नावली है। चलिए देखते हैं आगे। ऊंचाई और दूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। इसमें कम से कम 4-5 नंबर का एक सवाल आएगा। ऊंचाई दूरी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखना है, वो है LAL बटे KA, यानी लाल बटे कक्का। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ये पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी। यहाँ पर आपको इसमें याद रखना है साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये याद रखना है। L यहाँ पर लंब है, K कर्ण है, A आधार है, और वही देखो 3 चीज़ें हैं, एक तो L यानी लंब, A यानी आधार और K यानी कर्ण। इसी के आधार पर सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ मैं आपको फॉर्मूले लिख के बता रही हूँ, इसके
साइन थीटा क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले तो इसी से चल गए ऊपर। अगर आपको आगे देखना है तो अब आपको उल्टा देखना पड़ेगा, कोट सेक कोसेक। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर आएगा सेक थीटा, सेक थीटा की बात करें तो क्या होगा, के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार। इसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, आप देखिए के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब देखिए कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो ये साइन था लंब बटे कर्ण, कोसेक हो गया कर्ण बटे लंब, उल्टा हो गया। कोस थीटा है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, टेन थीटा है लंब बटे आधार और कॉट थीटा है आधार बटे लंब। तो यहाँ भी इसको भी इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एल ए एल बटे के ए। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कर देंगे, ये फॉर्मूला लग जाएगा पी बी पी एच एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आपको ऐसे याद रखना है। तो ये भी वही है परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि यही है लंब आधार और लंब, इसी प्रकार आपको ये याद करना है। तो ये ऊंचाई और दूरी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले, इंटरेस्टिंग सवाल इस प्रश्नावली से पूछे जाते हैं और ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मोस्टली इसमें आप देखिए टेन थीटा का मान पूछा जाता है, तो आपको टेन थीटा के मान तो याद होने ही चाहिए। अगली बात करते हैं 9वीं प्रश्नावली जो हमारी है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 2 ही प्रश्नावली है, 9.1 और 9.2। तो 9.2 तो कोर्स से हटा दी गई है, संशोधित पाठ्यक्रम में 9.1 ही पूछी जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा और ये प्रश्नावली 6 अंकों की है, यानी कि सिर्फ एक ही सूत्र है और इसमें से जो सवाल आएगा वो बड़ा सवाल आएगा, 6 नंबर का सवाल आएगा। तो आपको सिर्फ एक प्रश्नावली और एक सूत्र 6 नंबर दिला सकता है, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। इसमें आपका सूत्र आएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, हम देखिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा दूरी सूत्र में आप देखिए Px1 y1 और Qx2 y2, ये हमारा सूत्र है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र आ जाएगा x1 y1 और x2 y2, ये P और Q 2 मूल हैं। और अगर P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये सूत्र है P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने का। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, ये आपको 6 नंबर दिला सकता है। आगे जो प्रश्नावलियाँ आ रही हैं 10वीं प्रश्नावली है बिंदु पथ, इसके बाद है 11वीं जो सर्व समरूपता है, 12वीं है वृत्त की और 13वीं भी इसी प्रकार है। तो जो ये 14वीं रचनाएं की प्रश्नावली है, तो ये जो प्रश्नावली आगे की आ रही है वो ज्यामिति की आएगी और ज्यामिति आपको दिलाएंगी पूरे 20 नंबर। ज्यामिति की प्रश्नावलियां आएंगी, ये पूरे 20 मार्क्स आपको दिलाएंगी, जिसमें 14वीं प्रश्नावली रचनाएं करनी है। तो रेखाखंड का समद्विभाजन करना है दिए गए अनुपात में, या वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इस प्रकार के सवाल आएंगे। और समरूपता से संबंधित जो प्रमेय आएगी, यानी कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इस प्रकार जो प्रमेय आएंगी उसकी आपको तैयारी करनी है, तो वो आपको 20 अंक दिला सकती है। उसका भी वीडियो चैनल पेज पे आप देख सकते हैं, बनाया हुआ है। ए समरूपता की जो प्रमेय है वो इस बार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो रेखाखंड की रचना है उसका तो डेफिनेटली क्वेश्चन एक आने वाला है 4 या 5 अंकों। अब देखिए 15वीं प्रश्नावली वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो इसके सूत्र क्या होंगे, आप देखिए सबसे पहला सूत्र मैं लिख रही हूँ, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का। छोटे छोटे सवाल हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr। यहाँ पाई का मान आपको पता है, पाई एक नियतांक है जिसका मान होता है 22/7
या 3.14। तो ये आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, और r यहाँ पर क्या है, तो r यहाँ पर त्रिज्या है। तो r इस प्रश्नावली में कहीं भी अगर r लिखा है तो आपको याद रखना है कि r का मान है त्रिज्या। r बराबर त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त की परिधि देख लिया। आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो अगला सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। 2-3 सूत्र हैं इस प्रश्नावली के, ज़्यादा नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वो पाई का मान आपको बता दिया मैंने। आर यानी त्रिज्या है, जो भी त्रिज्या सवाल में दे रखी है आपको यहाँ पर उसका मान लिखना है पाई आर स्क्वायर से। अब अगर बात करें अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर परिमाप की बात करें, परिमाप यानी परिधि, ये आप वृत्त देखिए, इस प्रकार का वृत्त है, ठीक है। वृत्त ये केंद्र हो जाएगा, तो ये जो चीज़ है परिधि चारों ओर, ये होगी परिधि। अगर आधा वृत्त बनाएंगे, आधा वृत्त बनाएंगे तो इसका परिमाप क्या होगा, देखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप है 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय 2, ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप है 2 पाई आर बाय 2, तो होगा 2 से 2 कट गया, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा पाई आर। अब पूरी परिमाप की बात करेंगे तो देखिए ये तो हो गई परिधि, और यहाँ पर ये तो त्रिज्या दिख रही है, ये भी जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। तो इसको नहीं देखना है, आपको ये सूत्र याद रखना है, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी जुड़ेंगी, दोनों r भी उसमें काउंट होंगे। यानी कि ये व्यास है, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, ये होगा अर्धवृत्त का परिमाप। अगर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसमें से एक ही सवाल आता है, यानी कि एक ही टाइप का सवाल आएगा। आप देखिए, यानी कि यहाँ पर 2 वृत्त दे रखे हैं, 2 वृत्त दे रखे हैं, एक अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इसका ये जो एरिया दिख रहा है, इसका आपको मान पूछा जाएगा कि ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। इसकी त्रिज्या अंदर की है और ये बाहर की है, यानी कि बाहर की त्रिज्या पूरी हो जाएगी, ये इसको मानेंगे R2 और अंदर वाली को हम मान लेंगे R1। तो इसका सूत्र लिख देंगे, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि आप बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको अंदर के क्षेत्रफल से माइनस कर लीजिए, तो ये बीच के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप यहाँ R2 और R1 करते हैं, अगर आप R2 इसको मानेंगे और R1 इसको मानेंगे, तो R1 पहले आ जाएगा, यानी कि जो बाहर के वृत्त की त्रिज्या है उसका मान पहले लिखेंगे, अंदर के वृत्त की त्रिज्या का बाद में लिखेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, 16वीं प्रश्नावली की बात कर रहे थे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। इसके सूत्र मैंने आपके सामने लिख लिए हैं, आपका समय बर्बाद नहीं हो। इसमें आपको पढ़ना है घन, घनाप, बेलन और गोला। शंकु को शंकु का जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है अभी इस बार की परीक्षा के लिए, 2021 के लिए। तो आपको यहाँ देखना है घन। इस प्रश्नावली में थोड़े सूत्र ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ही आसान है, 1-2 बार आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ये प्रश्नावली ऐसी है जो सूत्रों पर ही आधारित है। अगर आपने सूत्र मिस किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, अगर सूत्र सही नहीं लगाया तो सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ को याद रखिएगा। अगर सूत्र पूरा याद है तो इसका सवाल के नंबर 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। तो आप देखिए, जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा गया है तो आपको सीधा सा सूत्र लगाना है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्या होता है आपको पता ही है, इस तरह की एक आकृति होती है घन की, ठीक है, जो जिसका प्रत्येक फलक होता है वर्गाकार, वर्ग के आकार का होता है। तो आप देखिए 6 फलक होते हैं, इसलिए 6 का गुणा किया है, और भुजा स्क्वायर क्या है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी तो यही चीज़ है, पृष्ठ, एक पृष्ठ वर्ग का एक पृष्ठ होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ 6 पृष्ठ हैं, इसलिए यहाँ पर 6 का गुणा कर दिया है, इसलिए इसको आप समझिएगा सूत्र को। अगला है घन का आयतन।
घन का आयतन, आयतन क्या होगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये होता है आयतन। अब यहाँ पर तो तीनों समान है, तीनों भुजाएं, लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, इसलिए यहाँ पर कर दिया है भुजा की घात 3, यानी कि भुजा क्यूब। फिर है घन का विकर्ण, अगर विकर्ण की लंबाई पूछी जाए तो इसका सूत्र आप लगाएंगे भुजा √3 या √3 इंटू भुजा। अगली बात आती है घनाभ की। घनाभ आप जानते हैं कैसा होगा, देखिए माचिस की डिब्बी या संदूक, इसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, इसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पृष्ठ आयताकार है, इसलिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। आयत का आप जानते हैं, आयत के बारे में, प्रत्येक पृष्ठ आयताकार है, इसलिए यहाँ पर देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई करके आगे 2 का गुणा किया गया है। अगली बार घनाभ का आयतन तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी अलग अलग होंगी। फिर है घनाभ का विकर्ण, ये हो जाएगा अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और इसका कर देंगे रूट। तो ये वही सूत्र है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का। फिर आती है बात बेलन की। बेलन का देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ आयतन और विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ आयतन और विकर्ण समान है। फिर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन आप देखते हैं इस तरह की आकृति होगी बेलन की, तो इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। वक्र पृष्ठ यानी ये साइड वाला पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ 2πr/h। 2πr किसका सूत्र था, वृत्त की परिधि का 2πr था, इसमें h जुड़ गया है। आप सूत्रों को कंपेयर करोगे तो सूत्र जल्दी याद होंगे। 2πr वृत्त की परिधि थी, इसमें ऊंचाई को जोड़ दिया है, ऊंचाई यानी h, तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ ऊपर का नीचे का और साइड का 2πr/h प्लस r, इसको r प्लस s भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2πr/h प्लस r। फिर है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। देखिए फिर सूत्र आ गया, πr² किसका था, वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसमें भी h जुड़ गया है तो बेलन का आयतन आ गया है। फिर शंकु हट गया है तो आगे बात आ गई गोले की। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला क्या होता है, आपने गेंद देखी है तो गेंद एक प्रकार का गोला है, कंचा होता है जो बच्चे खेलते हैं वो भी एक प्रकार का गोला है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। यहाँ भी देखिए 4πr² लग रहा है तो 4πr² कर देना है। गोले का आयतन है 4/3 πr की घात 3। तो ये 2 सूत्र तो गोले के हैं जो इम्पोर्टेंट है। कोई भी सवाल आएगा तो सूत्रों से बेस्ड आएगा, यानी सूत्र याद होगा तो आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो गोले की बात आ गई। अब देखिए एक और चीज होती है अर्धगोला। अर्धगोला इस टाइप का होता है, अगर इस गोले के मैं 2 भाग कर दूं तो आधा गोला हमारे पास आएगा। तो इसके भी 3 सूत्र हैं अर्धगोले के, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, देखिए गोले का तो वक्र पृष्ठ नहीं होगा, अर्धगोले का हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 2πr²। 2πr²। अब देखिए इससे संबंधित है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², तो अर्धगोले का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। और अब देखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या था, 4/3 πr की घात 3, इसका हो जाएगा 2/3 πr की घात 3। यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है आपको। देखिए अर्धगोले का हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है 2πr², अर्धगोले का आयतन है 2/3 πr की घात 3। लेकिन अगर अर्धगोले का यहाँ पर पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको कर देना है 3πr²। तो इतना ही अंतर है, वक्र पृष्ठ में 2πr² करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में 3πr² करेंगे और आयतन में 2/3 πr की घात
3 करेंगे। तो ये सारे सूत्र हैं प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। इसमें भी एक बड़ा प्रश्न पूरी संभावना है आने की। तो आपको ये सूत्र अगर सारे याद कर लोगे तो इस प्रश्नावली के मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। तो 15वीं और 16वीं प्रश्नावली मिलाकर आपकी 10 नंबर की आएगी, यानी कि दोनों प्रश्नावलियों से एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमारी 17वीं प्रश्नावली है। इसमें आपको 2 ही चीजें पढ़नी है, समांतर माध्य और माध्यिका। बहुलक 2021 की परीक्षा के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो समांतर माध्य यानी मीन, इसको ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। ये तीनों विधियां आपकी किताब में दे रखी हैं। अब प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि छोटा सा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये है प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने का। कल्पित विधि, अगर कल्पित माध्य दिया है, जैसे कल्पित माध्य 25 मानकर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर d आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x था, यहाँ पर d हो जाएगा, इतना सा अंतर है। फिर है पद विचलन विधि, x बार ज्ञात करना है तो a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एफ इंटू एच। यहाँ पर h क्या है तो वर्ग अंतराल है। ये वाली विधि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो विधियां हैं, या तो प्रत्यक्ष विधि से सवाल पूछा जाएगा या कल्पित विधि से पूछा जाएगा। इसके बाद बात आती है माध्यक यानी मीडियन की, इसको माध्यिका भी बोलते हैं। इसका सूत्र आपको एक ही सूत्र है, याद करना है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। अब यहाँ L क्या है, F क्या है, C क्या है और H क्या है, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर L क्या है, ये है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फिर है n, n है कुल बारंबारता, तो n को हम लिख सकते हैं सिग्मा fi। जो आपको fi दिया है उसको टोटल करोगे तो आपका n आ जाएगा। c यहाँ पर है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये चीज़ याद रखनी है। माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता C है और H यहाँ पर है, H को लिखेंगे वर्ग अंतराल, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा में कितना अंतर है इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। ये चीज़ याद रखनी है। और F यहाँ पर आ जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो आपको इसका मान पता होना चाहिए, L क्या है, N क्या है, C क्या है, H और F क्या है, तो आप ये सूत्र आराम से हल कर सकते हैं। अगर आपको एक में भी कंफ्यूजन हुआ है तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। ये हमारी प्रश्नावली थी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं और यहाँ पर एक चीज़ है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो प्रश्न आएगा वो अथवा में पूछा जाएगा, और में पूछा जाएगा। तो या तो आपको दोनों के सूत्र याद करके हल करना है। ये जो सूत्र है सिर्फ सूत्र याद करने से कुछ भी नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सवालों को आप हल करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही आप इसमें निपुण हो पाएंगे। तो अथवा में आएगा, तो अगर किसी को ये दोनों में से एक चीज़ याद कर लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली प्रश्नावली है 18वीं है, जो कि प्रायिकता है। ये 4 नंबर की प्रश्नावली है, यानी कि इसमें एक 3 नंबर का सवाल आ सकता है और 1 नंबर का सवाल आ सकता है। ये 4 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से बड़ा सवाल आएगा 6 नंबर का और इसमें 4 नंबर का सवाल आएगा। या तो इसमें 5 और 1 नंबर का पूछा जा सकता है और इसमें भी 3 प्लस 1 भी पूछा जाता है, यानी कि एक 3 नंबर का, एक 1 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रायिकता प्रश्नावली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही सूत्र है, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो आपको प्रायिकता का एक ही सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि जैसे एक सिक्के को उछाला तो चित आने की प्रायिकता क्या है। इस प्रकार का सवाल 1 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर में पूछा सकता है। तो आप देखिए एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक चित होता है और एक पट होता है। तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे।
अब चिट आएगा तो चिट तो एक ही है, तो चिट एक बार ही आ सकता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं प्रायिकता की प्रश्नावली से। जैसे एक ताश की गड्डी को फेंटा गया है, उसमें लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या है, तो आपको नीचे क्या लिखना है, कुल परिणाम, यानी कि कुल ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं, तो 52 पत्ते हैं। अब लाल रंग का बादशाह कितना होता है गड्डी में, तो वो उसको आपको ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। इतना सा आपको याद रखना है। एक और चीज मैं बताना भूल गई थी आपको, समांतर माध्य में, समांतर माध्य के जो 2 सूत्र दे रखे हैं प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि से, अगर साधारण में पूछा जाए समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये माध्य को ही हम औसत कहते हैं, माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। और ये हैं हमारे गणित के मोस्ट फॉर्मूले, मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 18 तक। 19वीं प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा शिक्षा, जिसमें 4 नंबर के सवाल आएंगे। 4 नंबर का बड़ा सवाल दे सकता है, या 3 नंबर का छोटा और 1 नंबर का सवाल उससे भी छोटा दे सकता है। तो आप ये सारे फॉर्मूले याद कीजिए, याद करेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें मेरे साथ, और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।